जो भी नेतागण आकर के हमें रिटर्न में ये देगा कि मैं आपकी समस्याओं को समाधान करूंगा, उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। रेजिडेंट से बात करें वोटिंग के लिए, आज की डेट में नोटा भी है। नमस्कार, चुनाव नजदीक हैं। कभी नेताओं के चक्कर लगाने वाले वोटरों के तेवर भी बदल गए हैं। हो भी क्यों ना, आखिर मूलभूत सुविधाओं के समाधान के लिए वे सालों से नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। नहर पार के इलाके में वोटरों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भी नेता वोट मांगने आएगा उसे समस्याओं के समाधान के लिए एफिडेविट देना होगा। आपको बताते चलें कि नहर पार सीवेज माफिया हावी है। अपने सीवर के गंदे पानी की निकासी के लिए इन लोगों को, टैंकर माफिया को हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। ओमेक्स हाइट्स निवासी बिजली की लगातार कटौती से परेशान हैं और उन्हें 27 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ रही है। आइए सुनते हैं नहर पार हाहाकार के दूसरे भाग में उनकी समस्याएं। इस समय जो फैसिलिटी प्लस है उसने बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी को बताए हुए, रेजिडेंट को बताए हुए लोगों की बिजली काट दी। क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है जो इन्होंने बनाया हुआ है एपी ने, कुछ सॉफ्टवेयर है जिसमें कि अगर माइनस में चला जाता है, जो एडवांस हम देते हैं वो अगर 1-2 दिन के लिए माइनस भी चला जाता है, जिस समय माइनस में जाता है उसी समय बिजली काट देते हैं। तो इस बात को लेकर के कईयों के तो ऑलरेडी थे, प्लस में थे, उसके बावजूद भी वो बिजली बगैर किसी नोटिस के, कोई नोटिस नहीं दिया और इस नोटिस की वजह से बिजली काट दी। इसलिए जनता भड़की और इनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ यहाँ पर, और बाद में पुलिस कंप्लेंट भी की गई कि किस तरीके से ये मनमानी करके ये हमारे सोसाइटी में इन्होंने एक अशांत वातावरण पैदा किया है। मेरा नाम अरविंद चौधरी है, मैं RWA में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस सोसाइटी में मैं पिछले 8 साल से रह रहा हूँ और सोसाइटी की कंडीशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। जब मैंने सोसाइटी में फ्लैट मैंने लिया था उस टाइम में बोला गया था कि सोसाइटी में 2 लाख KLD की STP कैपेसिटी है, जो अभी तक 8 साल होने के बाद भी ओमेक्स ने 20 से 30% वर्किंग का कैपेसिटी वर्किंग करके दी है, जो सोसाइटी के सीवर लाइन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ पे भी आप सोसाइटी में जाएंगे हमेशा सीवर ओवरफ्लो मिलेगा। रीज़न क्या है, जो हमारी STP कैपेसिटी होनी चाहिए वो इनएडिक्वेट है। उसको हमने कई बार ओमेक्स के साथ टेकअप भी किया, आज RWA हमने टेकअप किया, लेकिन अभी तक ओमेक्स की तरफ से उस कैपेसिटी जो इंस्टॉल कैपेसिटी, जो डिज़ाइन कैपेसिटी है, उसको रीइंस्टेट करने के लिए या इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को पूरा करने के लिए अभी तक कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं, जो इस सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं विजय कुमार जोशी ओमेक्स हाइट के RWA में EC के रूप में हूँ और यहाँ पर जो है देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा समस्या है पावर की। जो हमारी केबल है जो बाहर से आ रही है, पल्ला से आती है हमारे यहाँ तक की, वो इतनी ज़्यादा बस्ट कंडीशन में है कि वो महीने में 15 दिन तो लाइट रहती नहीं, जिसकी वजह से जनरेटर चलाना पड़ता है। और जो ऑर्डनरी लाइट का खर्चा होता है, ऑर्डनरी जो हमारी लाइट आती है गवर्नमेंट की, उसमें हमारे 7 रुपये यूनिट का चार्ज होता है, लेकिन ये जब DG चलता है तो ये 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमको चार्ज किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा है, ये इलीगल सा है। उसके लिए हम लोगों ने कई बार मंत्री महोदय से भी बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया अपने विपुल गोयल जी ने कि हम इसके आपके केबल को हम वहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू चेंज करा देंगे। और आज भी हमारी उनसे बात हुई थी तो ये आश्वासन मिला है कि तुम्हारा टेंडर हो गया है, लेकिन कब तक लगेगी ये तो पता नहीं। अगर केबल लग जाती है तो ये हर महीने में कम जो 15 दिन तक हमारी लाइट नहीं रहती, जिसकी वजह से DG चलता रहता है, जिसका और ख़र्चा हमारे ऊपर पड़ता है, ये कम से कम हो जाएगा। और FP वाले जो हैं ये इस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो डीजल खर्च हो रहा है, हमारा बिल आएगा। FP हमारा कोई साथ सहयोग नहीं, मतलब हेल्प नहीं करती हमारी कि हम उसके साथ अपने तालमेल बिठा करके चल सकें। हेलो, मैं पवन कुमार सिंह, रेजिडेंट ओमेक्स हाइट। मैं लास्ट 6 ईयर से इसमें रह रहा हूँ और यहाँ की थोड़ी सिक्योरिटी और उस समस्या पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जो 15th फ्लोर तक हैं और इसमें कोई जो फायर के सिस्टम्स वो इतने अपग्रेड नहीं है कि कभी कोई हादसा हो जाए तो हम उसमें कुछ हेल्प हो सके।
कुछ सिस्टम जो हैं सिलेंडर्स वगैरह वो अपडेट नहीं होते, जो बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। और एक जो मल्टी स्टोरी पे एक क्रेन या कोई इस टाइप से हो जो इतनी स्टोरी तक काम कर सके, वो अभी फरीदाबाद शहर में ही कोई नहीं है। मेरा नाम SK सिंह है। मैं मार्क टावर का TR भी हूँ और कॉलेजियम मेंबर भी हूँ RWA का जो है। हमारे सोसाइटी में डॉग्स की इतनी समस्या है, कई बार हम मंत्री जी के पास भी गए हुए हैं। मंत्री जी ने हमको कई बार आश्वासन दिया है, पर अभी हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आए दिन हमारे यहाँ बच्चों को काट लेते हैं कुत्ते, और यानी कुछ कुत्ते प्रेमी भी रहते हैं जो कि यानी जो लोग चाहते हैं कि भाई इस समस्या से हमको निजात मिले, वो उसको निजात पाने में हमारे को कठिनाई पैदा करते हैं। बिना किसी के बताए उन्होंने बिजली को काट दिया, जिसमें कि सभी के पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं। किसी की एज 60, 70, 80 इस एज फैक्टर के भी लोग हैं, जहाँ लोगों को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। बर्ड्स भी रहते हैं, फिश भी रहती हैं। आप ये देखो कि बिना किसी इंटीमेशन के इतनी बड़ी सोसाइटी में, जिसमें 2200 फैमिलीज़ रह रही हों, 8 से 10,000 फैमिली मेम्बर रह रहे हों, बिना इंटीमेशन के उन्होंने ऐसा कर दिया, तो अब तो कितना बड़ा अपराध इन्होंने किया है। अब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो एक ही बहाना होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है तो हमें मैसेज के थ्रू ये बताएं कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ताकि हम रेजिडेंट को पहले ही बता सकें कि आप प्रिपेयर्ड रहिए। आप ये देखिए कि जिनके पेरेंट्स बाय द वे ऑक्सीजन पर हैं, वो कहाँ जाएंगे। लोग सोसाइटी में इसलिए आते हैं कि उनको हर तरीके का कंफर्ट जोन मिले, हर तरीके की सिक्योरिटी मिले, 24 घंटे बिजली मिले। लेकिन हम जो फैसिलिटी प्लस एजेंसी है और जो ओमेक्स बिल्डर है, उसके द्वारा इतने ठगे हुए हैं, महसूस करते हैं सोसाइटी में आकर के, कि हमें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है कि हमने यहाँ पे फ्लैट खरीद लिया। इवन मैं भी यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ। फैसिलिटी के नाम पर जो ओमेक्स बिल्डर ने फैसिलिटी प्लस एजेंसी हमें नियुक्त करके दी है, वो अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर रही है। मेंटेनेंस के नाम पर पैसे पूरे वसूल करती है, सिक्योरिटी के नाम पर पूरे पैसे वसूल करती है। क्वालिटी SIS की जो सिक्योरिटी लगी हुई है, लेकिन जो SIS की जो क्वालिटी है सिक्योरिटी गार्ड की, वो लोकल सिक्योरिटी से भी ज़्यादा बदतर है। जैसे हमारे एक पदाधिकारी ने बताया कि STP की प्रॉब्लम। आप ये देखो कि STP की जो प्रॉब्लम है, बड़ी विडंबना है कि बिल्डर को NOC अंडर उसमें कैपेसिटी में कैसे मिल गया। ये सोचने वाली बात है। आज हम यहाँ टैंकरों से अपने यहाँ का सीवर पानी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, ओवरफ्लो हो जाता है। रेजिडेंट शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमारे टावर के सामने शिट आनी शुरू हो गई है, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। झुग्गी झोंपड़ी से भी बुरा हाल है इस सोसाइटी का। तो आपने आप जब एंट्री करे होंगे तो आपने यहाँ का प्लास्टर सिस्टम भी देखा होगा। 8 साल की सोसाइटी ऐसा लगता है जैसे 60 साल पुरानी हो। आए दिन यहाँ पे जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनके शीशों के ऊपर प्लास्टर गिरता है। कई बार पुलिस कंप्लेंट भी करी। पुलिस कहती है कि जब कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो हमें बताना, उससे पहले हमारा कुछ बनता ही नहीं, आप लीगल में जाओ। हम किसके पास जाएं? हम लीगल में भी गए। हमने माननीय विपुल गोयल जी के पास भी गए, हम माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के भी पास गए। सबको रिटर्न में हमने ज्ञापन भी सौंपे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बात आती है DG सेट की, जो हमारे पदाधिकारी और उन्होंने बोला था। आप ये देखिए कि 2200 फ्लैट यहाँ पर बिल्डर ने हैंडओवर कर दिए। 2200 फ्लैट हैंडओवर होने के बाद यहाँ पे अंडर कैपेसिटी है DG सेट्स की, 50% DG सेट की कैपेसिटी इन्होंने दे दी और NOC ले लिया। लाइट क्यों नहीं जाएगी? अगर यहाँ पे ऑक्यूपेशन 90% है, लाइट तो जाएगी। जो ये केबल की बात कर रहे थे हमारे एक पदाधिकारी, ABS केबल की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 1 से 2 साल होती है। इन्होंने सिर्फ इस पर्पज से दिया कि हैंडओवर हो जाए किसी तरह से, रेजिडेंट बाहर भेज जाए।
24 घंटे 72 घंटे जो हमारी भारत सरकार ये कहती है कि हमने रूरल एरिया में बिजली दे दी, वहां बिजली दे दी, इधर बिजली दे दी। हमारे 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर पार्लियामेंट से दूर हैं, हम बिजली के लिए इतने तरसते हैं कि हम डीजी सेट पे रहते हैं। 28 रुपये पर यूनिट हम बिजली यहाँ से पे करते हैं। सब नौकरी पेशे वाले लोग हैं, हार्डकोर अर्निंग है। यहाँ ऐसा भी नहीं है कोई बिजनेसमैन है कि कोई भी किसी भी तरह का चेक काट दे। कितनी आप ये देखो कि कैसे लोग फ्लैट खरीदते हैं, कितनी हार्डकोर मनी से फ्लैट खरीदते हैं, और उसका बिल्डर को या फैसिलिटी प्लस जो मैनेजमेंट एजेंसी काम कर रही है 1% भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत इन्होंने किया हुआ है हमारे लिए। आए दिन जो केबल है ABS केबल जिसकी मैं बात कर रहा था वो ब्लास्ट होती है, रात को 12 बजे ब्लास्ट हो गई तो 3 घंटे फिर डीजे पे आ गया। ऐसा भी हुआ है सोसाइटी में 48 घंटे सोसाइटी डीजे पे चली है। 30 से 35 हजार लीटर डीजल पर मंथ कंज्यूम होता है सर यहाँ पर। आप ये बताओ कि हम कहाँ जाएं रेजिडेंट, किसके पास जाएं अपनी समस्या को लेकर के। हम सोसाइटी वालों को तो ये समझा ही नहीं जाता कि ये वोटर भी हैं, या सोसाइटी वालों को ये समझा ही नहीं जाता कि यहाँ फरीदाबाद के रेजिडेंट भी हैं। ऐसे लगता है कि किसी किराए के मकान में आकर के रहना शुरू कर दिया है। आए दिन नेता लोग, हम भी देखते हैं, होर्डिंग्स लगे देखते हैं कि 5 करोड़ की सड़क का उद्घाटन किया, इंटरलॉकिंग टाइल का उद्घाटन 2 करोड़ का किया, 4 करोड़ का किया। किसी भी नेता ने या किसी भी पदाधिकारी ने ये नहीं सोचा कि सोसाइटी वाले किस जर्जर हालत से गुजर रहे हैं। उनके लिए 10 रुपए भी नहीं है इनके पास। क्यों? क्या हम वोट नहीं देंगे? सिक्योरिटी सिस्टम जो फैसिलिटी प्लस मैनेजमेंट हमारी कंपनी जो काम कर रही है उसने यहाँ पे एजेंसी लगाई हुई है। सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे ऐसा कुछ हमें महसूस नहीं होता कि हम यहाँ सेफ हैं। रात को गुंडा तत्व कभी भी आते हैं, वो कुछ भी करके यहाँ से जा सकते हैं। SIS एजेंसी उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ गार्ड है वो नाम सिर्फ SIS है, लेकिन क्वालिटी ऑफ गार्ड जो लोकल रेजिडेंट हैं 10-10, 12-12 हजार के लोग हैं, वो ही लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इंटरकॉम सोसाइटी में लगे होते हैं सिर्फ फैसिलिटी के लिए कि भाई इंटरकॉम पे आप बात कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करे इमीडिएटली। एक ऐसी दुर्घटना हुई सोसाइटी में कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जिसका एक बेटा था, अंकल जी जो फादर थे उनके वो पैरालिसिस थे, मदर जो हैं वो ही सिर्फ काम, उनकी भी तबीयत खराब रहती थी। जो बेटा था वो डिप्रेशन में था। बेटे ने माँ को बोला कि माँ आप स्नान करने चली जाओ। वो नहाने चली जाती हैं। वो आती हैं तो पता चलता है कि उनका बेटा पंखे पे लटका हुआ है। अगर इंटरकॉम काम कर रहे होते, उन्होंने बराबर वाले फ्लैट को खटखटाया, इधर वाले को खटखटाया, पूरे फ्लोर पे खटखटाया। बाय द वे कोई भी फ्लोर पे मौजूद नहीं था, सारे फ्लैटों में ताला लगा हुआ था। उन्होंने इंटरकॉम की कोशिश करी, इंटरकॉम क्योंकि काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने जितनी हिम्मत हो सकती थी उस बुजुर्ग औरत की, उसने अपने हाथ से उसको ऐसे उठा के रखा, जितनी देर खड़ी हो सकती थी उतनी देर खड़ी रही और उस बंदे ने दम तोड़ दिया। आए दिन छोटे छोटे बच्चों को इतना डर लगता है कि वो घर से बाहर निकलने में अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि डॉग काटते नहीं हैं, डॉग काटते भी हैं। हमने कई बार ऐसी कोशिश करी कि डॉगों को बाहर निकाल दें। हमारे सरकारी अफसर हमारे अगेंस्ट में ही ये कहते हैं कि आप डॉग्स को यहां से बाहर निकाल ही नहीं सकते। यानी बच्चों से ज्यादा प्यारे हमारे डॉग्स हो गए। फायर को लेकर के अगर आज किसी भी फ्लोर पर फायर लग जाती है, जितने भी इक्विपमेंट है, कोई भी आके, कोई भी पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी आकर के यहाँ सर्वे कर ले, तो आप ये देखिए कि मैं सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि NOC मिल कैसे जाती है बिल्डर को, और हर साल NOC मिलती है, और हर साल NOC इनको लेनी पड़ती है। अभी तक हमारी सोसाइटी ने बिल्डर से ये हैंडओवर नहीं लिया है। जो RWO को जो हैंडओवर देती है, जब भी हम उससे बात करते हैं, RWO बात करती है फैसिलिटी प्लस से या बिल्डर से, वो कहता है हैंडओवर ले लो। अब वो क्या करता है, अपनी जो स्टाफ होता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसको कम कर देते हैं, और जब भी रेजिडेंट शोर मचाते बोला हैंडओवर ले लो। हैंडओवर लेने में हमारे ही पैसे, रेजिडेंट के पैसे 7 से 8 करोड़ रुपए बिल्डर के पास हैं या फैसिलिटी प्लस मैनेजमेंट के पास है। जो बिल्डर है उसकी ही एजेंसी ये फैसिलिटी प्लस है।
उसी ने ये डिप्यूट करके हमें दे रखी है। वो एग्रीमेंट में उन्होंने लिख के दे रखा है कि बिल्डर ने फैसिलिटी प्लस को 8 करोड़ रुपए दे रखे हैं, यानी कि रेजिडेंट का जो IFMS का पैसा होता है वो उन्होंने उसको दे रखा है फैसिलिटी प्लस को। लेकिन फैसिलिटी प्लस से जब हैंडओवर की बात करते हैं वो कहता है हमारे पास पैसा तो नहीं है, हैंडओवर ले लो। बिना पैसे के हैंडओवर कैसे ले लें? बिना पैसे के कोई काम होता है क्या? जरा उनसे जरा ये तो पूछें कि घर से बाहर निकलते ही कितने पैसे चाहिए होते हैं, कार में डीजल बिना डाले क्या आप बाहर निकल सकते हो? 8 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी तो देखो। अगर हम FD भी करा देते हैं तो 7 से 8% FD का इंटरेस्ट मिलता है। कि एक तो नेता लोग सोसाइटीज को दत्तक पुत्र की तरह मानते हैं कि डिफरेंट जगह से लोग आकर के यहाँ फ्लैट में रहते हैं, वो यूनाइटेड हो नहीं पाते, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि 10 से 20, 50, 100 लोग आकर के इकट्ठा हो जाएं। गांव में क्या होता है कि उनको पता है कि भाई यहाँ से 100 लोग 200 लोग जाएंगे और मंत्री जी के पास चले जाएंगे और जाकर के उनको उसी भाषा में बात करेंगे जैसे जिस भाषा में बात करते हैं। यहाँ पे थोड़े सा ये विडंबना है कि यहाँ पे लोग सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो सोसाइटी को दत्तक पुत्र की तरह जैसे लोग देखते हैं उस हिसाब से है। अगर ये लें, यस मैं मानता हूँ इनको लेना चाहिए, इनकी तरफ अगर ध्यान भी दे दें, चलो गोद ना लें, अगर ध्यान भी दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सरकारी अफसर आला अधिकारी अगर यहाँ सब थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दें। अब जब भी कहीं जाते हैं बिल्डर के अगेंस्ट में तो कहते हैं हम क्या जाने, आपका और बिल्डर का मामला है। अरे आपका और बिल्डर का मामला है तो क्या सरकारी तंत्र हमारा सपोर्ट नहीं करेगा? आपका और हमारा बिल्डर का मामला है तो क्या हमारे नेतागण हमारे साथ नहीं देंगे? बात यहाँ पे अटक जाती है आकर के। आज तक हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का 1 रुपया सरकारी पैसे में नहीं आया है, जबकि जितने भी नेता हैं नारियल फोड़ते हैं जाकर के, शिलान्यास कर देते हैं जाकर के। कहाँ है? हमारे लिए क्यों नहीं है वो? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से। आज वोट मांगने के लिए, आज क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है तो वोट मांगने के लिए सब आ जाएंगे यहाँ पर। आपने देखा होगा यहाँ पे सोसाइटी में जैसे भी आते हैं तो पानी कैसे कितनी बुरी तरह से भरा होता है। यहाँ की जो नींव है उसके अंदर तक पानी गया हुआ है। अब पता नहीं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने NOC कैसे लिया होगा, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करा जाए इनके को तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नोएडा में जो हरकत हुई थी, जो बिल्डिंग गिरी थी, भगवान ना करे कुछ ऐसी यहाँ पे दुर्घटना हो जाए। RW की तरफ से क्या शासन और प्रशासन को दोनों को इन सारी दुविधाओं से अवगत कराया गया है? हाँ, RW की तरफ से प्रशासन और प्रशासन को पूर्णतः अवगत कराया गया है। आज से 6 महीने पहले हमारा यहाँ पे एजिटेशन भी हुआ था और जो एजिटेशन हुआ था उसमें SDM साहब भी आए थे और प्रशासन भी पूरा आया था। उनको रिटर्न में हमने ये सारी चीजें दी गई थी। उन्होंने कहा था कि हम ये आपका करवा के देंगे, लेकिन उसके बाद एक बार एजिटेशन के बाद उन्होंने किसी ने कोई शुद्ध नहीं ली। हम इधर उधर दर बदर ठोकर खाते रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। मैं अपनी सोसाइटी के बारे में जरूर बोल सकता हूं कि जो भी नेतागण आकर के हमें रिटर्न में ये देगा कि मैं आपकी समस्याओं को समाधान करूंगा, उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। उससे रिटर्न में हम, जैसे एक होता है ना कि घोषणा पत्र, अगर वो इस तरह से कोई घोषणा पत्र हमें नेता आकर के देगा तो हम उनको वोट देंगे। अदरवाइज हम इस तरह से, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं अभी कि रेजिडेंट से बात करें वोटिंग के लिए। आज की डेट में नोटा भी है, तो देखो मताधिकार हर आदमी का अधिकार है, कोई भी मत दे सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता। बट हाँ, उनसे एडवाइस ली जा सकती है कि हम सरकार का एक भी पैसा यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई नारियल नहीं फोड़ा गया सरकार के द्वारा, तो आप बताइए आपका क्या रवैया है।